हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 27 और ये होगा भूगोल का। और 26 तक हो चुका था ज्योग्राफी का, और इसके अलावा आपको पॉलिटी भी कराया जा रहा है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स भी कराया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज भूगोल का टेस्ट नंबर 27। और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, और ये हमारा फेसबुक पेज है और यहाँ से भी आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में, और उड़ीसा के ये मयूरभंज जिला में है। कहाँ है, तो उड़ीसा के मयूरभंज जिला में है। और इसे हाथी अभयारण्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हाथी बहुतायत रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हाथी अभयारण्य। उड़ीसा के मयूरभंज जिला में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सेकेंड नंबर कि उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। अब बताना है कि उड़ीसा के और भी बहुत से जो प्रमुख उद्यान है वो कौन कौन से हैं। बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे चिल्का, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, चिल्का एक झील भी है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये भी आप याद रखिए। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और नेक्स्ट है आपका भीतरकनिका अभयारण्य। ये भी एक अभयारण्य है जो उड़ीसा में पड़ता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 2-3 जितना है आपको उड़ीसा से आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका थर्ड नंबर, प्रवासी पक्षी भारत में कहाँ से आते हैं। देखिए, ठंडे के दिनों में भारत में कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं ना, तो ये कहाँ से आते हैं, तो ये साइबेरिया से आते हैं। शीत ऋतु में यानी ठंडे के दिनों में आते हैं। और कौन से पक्षी आते हैं, तो वो है सारस पक्षी आते हैं। ये रसिया से उड़ करके इंडिया में आ जाते हैं दोस्तों, है ना। बहुत दूर ये उड़ कर आ जाते हैं, क्योंकि देखिए ठंडे के दिनों में क्या होता है कि रूस में जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, और वहाँ इतना ठंड पड़ने लगती है कि इस वजह से वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता है, और इंडिया में उसके अपेक्षा बहुत कम ठंड पड़ती है, तो इस वजह से वो उड़कर इंडिया आ जाती है। उस टाइप का इसको मौसम वहाँ भारत में मिल जाता है ना। भारत में बहुत जगह ये राजस्थान वाले, बिहार में भी पाया जाता है ये, मतलब जो प्रवासी पक्षी हैं ये आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर की भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 5 नंबर, कांवर झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कांवर झील कहाँ है, तो बिहार में है, क्योंकि बिहार से संबंधित आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। कांवर झील जो है ये बिहार के किस जिले में है, तो बिहार के बेगूसराय जिले में है ये कांवर झील। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो असंतुलन का मुख्य कारण, असंतुलन का मतलब क्या हुआ, जो देखिए अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, यहाँ भूमंडलीयकरण हो रहा है, हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन गर्म हो रही है। इस वजह से परिस्थितिक तंत्र में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसका मेन क्या कारण क्या है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या। दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, वनों को हम लोग अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, रासायनिक औद्योगिक या अपशिष्ट का हम लोग खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा है वो उसका संतुलन बिगड़ रहा है ना। तो यही सब मेन कारण है आपको पर्यावरण को असंतुलन करने में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर, मन्नार की खाड़ी जैव मंडल क्षेत्र कहाँ है। देखिए, तो मन्नार की खाड़ी जो है दोस्तों ये तमिलनाडु। अब आप देखिए तमिलनाडु, देखिएगा मैप में, तो ये है हमारा सबसे नीचे का जो राज्य मिलेगा ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के जो सबसे यहाँ पे है ना, यहीं पे पाक जल संधि भी है और यहीं पे मन्नार की खाड़ी भी है, तो दोनों एक ही जगह है। तो याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, ये है पाक जल संधि यहीं पे है, यहीं पे मन्नार की खाड़ी भी है। चलिए अगला प्रश्न है, खाड़ी के बारे में बताए थे कि खाड़ी किसे कहते हैं, जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो और 1 ओर से जल से घिरा हो उसे कहते हैं खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर की नीलगिरी की खाड़ी
नीलगिरी की खाड़ी जैवमंडल क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए नीलगिरी की पहाड़ी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये अभी आपका तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। नीलगिरी ये है, यहाँ पे नीलगिरी। नीलगिरी जो पहाड़ी है पश्चिमी घाट पर्वत और ये है पूर्वी घाट पर्वत, ये दोनों को क्या करती है? जोड़ती है ना। ये पर्वत जो है दोनों को जोड़ती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नीलगिरी पर्वत किसको किसको जोड़ती है? तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को ये जोड़ती है। और ये जैवमंडल क्षेत्र भी यहाँ है, तो कहाँ पड़ेगा? तो तमिलनाडु में पड़ेगा। देखिए नीलगिरी के बारे में आप थोड़ा सा जान लें कि टोडा जनजाति जो निवास करती है वो भी नीलगिरी पे निवास करती है। नीलगिरी जो है ये 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन राज्य? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 राज्यों में फैली हुई है नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी से संबंधित इतना पूछा जाता है। और देखिए नीलगिरी से सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। तो ये याद रखिएगा, दोदा बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा नाम अटपटा है। तो ये है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर की, नंदा देवी जैवमंडल क्षेत्र कहाँ है? तो नंदा देवी जो जैवमंडल क्षेत्र है दोस्तों ये उत्तराखंड में। देखिए नंदा देवी जो है एक चोटी भी है, ये हिमालय पर्वत की एक चोटी है नंदा देवी, है ना। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 10 नंबर की, सुंदरवन जैवमंडल क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए सुंदरवन कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन जैवमंडल क्षेत्र। और यहाँ कौन से जानवर सबसे जो प्रमुख है वो कौन सा है? तो बंगाल टाइगर। आपको बताए थे कि बंगाल टाइगर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा यहाँ पे कछुआ पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं, है ना, मगरमच्छ पाए जाते हैं। लेकिन मेन जो है बंगाल टाइगर यहाँ के प्रमुख है। और इसको सुंदरवन क्यों पड़ा है? सुंदरी वृक्ष के नाम के वजह से हुआ है। और ये जो पेड़ होता है दोस्तों सुंदरी का, जो मान लीजिए ये पेड़ है तो इसका जो जड़ है पानी के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें आप नोट करके रखिए, याद करके रखिए, हमेशा रिवाइज होते रहेगा। और सुंदरवन कौन से नदियों के मिलकर बनी है? तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र 2 नदियों से मिलने से ये बनी है सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर की, नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र कहाँ है? नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका मेघालय राज्य में। अब देखिए मेघालय आया तो मेघालय के बारे में जान ले कि दुनिया की जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो कहाँ होती है? मेघालय में होती है। और मेघालय के वो जगह का क्या नाम है? तो माशिन राम, है ना। क्या नाम है? माशिन राम, वो जगह का नाम है जहां दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होती है। 1180 सेंटीमीटर लगभग यहाँ वर्षा होती है ना। तो ये दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र है। क्यों यहाँ वर्षा होती है सबसे अधिक? तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ 3 पहाड़ी हैं ना, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ी है। और ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों कीप नुमा आकृति लिए हुए हैं। इसके वजह से जब यहाँ मानसूनी हवाएं आती है और इसके अंदर जाती है तो ये जल्दी निकल नहीं पाती है, घुमड़ घुमड़ के वहीं वर्षा करते रहती है। इस वजह से जो माशिन राम ये जगह है मेघालय में, यहाँ दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है 1180 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर की, मानस जैवमंडल क्षेत्र कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानस तो हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानस जो है ये असम में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जैवमंडल क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर, दिहांग दिवांग जैवमंडल क्षेत्र कहाँ है? तो दिहांग दिवांग लोहित, है ना, कभी कभी दिहांग दिवांग लोहित भी मिलेगा। दिहांग दिवांग 2 नदियाँ भी है ना, जैवमंडल क्षेत्र भी है, ये जनजाति भी है ना, पर्वत भी है। तो ये मतलब एक ही नाम का बहुत सारे चीज़ है। यहाँ 2 नदी भी है, दिहांग दिवांग लोहित, नदियाँ भी 3 ठो है, पर्वत भी दिहांग दिवांग लोहित है ना। यहाँ जनजाति भी दिहांग दिवांग पाए जाते हैं। तो ये तीनों जो सब पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, भारत का जो सबसे ये पूर्वी, है ना, अरुणाचल प्रदेश याद रखिए कि सबसे पूर्वी यानी ईस्ट राज्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे पूर्वी राज्य का भी जो सबसे पूर्वी छोर है उसका नाम है वालांगू, है ना। तो वो भी याद रखिए, वालांगू कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे पूर्वी छोर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर के, डिब्रू साइकवोच जैवमंडल क्षेत्र कहाँ है? तो डिब्रूगढ़ का नाम सुने होंगे, तो डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। तो डिब्रू साइकवोच भी कहाँ होगा? तो असम में ही होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अच्छा लगे तो नीचे कॉमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग कितना कितना सही किए हैं। तो देखिए डिब्रू साइकवोच जैवमंडल क्षेत्र कहाँ था? असम में था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर की, अगस्त मलाई जैवमंडल क्षेत्र कहाँ है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया अगस्त मलाई के बारे में। तो ये है आपका केरल में। केरल से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जैसे कि साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली कहाँ है? वो भी आपका केरल में है।
है ना। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो केरल में है। पेरियार में कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो हाथी पाए जाते हैं, है ना। तो ये सब बातें आप याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर की, कंचनजंगा जैव मंडल क्षेत्र कहाँ है। तो कंचनजंगा जो है ये आपका सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। और सिक्किम, देखिए कंचनजंगा जो है जैवमंडल क्षेत्र भी है, और ये भारत में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपका कंचनजंगा, है ना। भारत में हिमालय की, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और ये कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हो जाएगा K2, है ना, 8611 मीटर। लेकिन अगर भारत में हिमालय की कहे तो कंचनजंगा, और सिक्किम में है तो सिक्किम से देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम जो है कितने देशों से सीमा बनाती है। तो सिक्किम जो है दोस्तों ये 3 देशों से सीमा बनाती है। कौन कौन देश से सीमा बनाती है, तो सिक्किम के बारे में देखिए, आप देखिएगा मैप में तो सिक्किम ऐसे थोड़ा सा निकला हुआ है नॉर्थ में। तो ईस्ट साइड आपको बनेगा नेपाल, नॉर्थ में है आपका चाइना, और इसका ईस्ट में है आपका भूटान। तो इधर है भूटान, इधर है चाइना, और इधर है नेपाल, और नीचे से सटा हुआ है हमारा वेस्ट बंगाल। यानी एकमात्र राज्य से सीमा बनाती है भारतीय राज्य, वो है पश्चिम बंगाल, और जो पूर्वी 3 देशों से बनाती है और एक राज्य से बनाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखें। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर की, पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र कहाँ है। तो पंचमढ़ी जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, MP यानी मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर की, अचनकमार अमरकंटक जीवमंडल क्षेत्र कहाँ है। अचनकमार अमरकंटक जीवमंडल क्षेत्र है दोस्तों, ये है आपका, ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। थोड़ा सा नाम अटपटा है, लेकिन ये सभी जितने भी प्रश्न है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो आपको 9 एंड 10 क्लास के बुक से लिया गया है, जो बिहार टेक्स्ट बुक चलता है, बिहार बोर्ड का जो किताब है, और यही आपको स्टेट में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर की, देश में अब तक कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो अभी तक जो भारत में जैव मंडल क्षेत्र आरक्षित स्थापित किए गए हैं वो टोटल है 15। देखिए आपके बुक में दिया गया है 14, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो 15। ये दोनों आप याद रखें, बुक में 14 दिया गया लेकिन वर्तमान में है 15, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर के, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सलीम अली जो पक्षी अभयारण्य है ये है आपका गोवा में है। कहाँ है दोस्तों, गोवा में। देखिए पक्षी अभयारण्य कहे तो गोवा में है ना। और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और ये 440 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी आप याद रखें, गोवा में है। गोवा में ही एक महत्वपूर्ण नदी है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मांडवी नदी, है ना। गोवा में मांडवी नदी, गोवा बहुत छोटा सा राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है, और जनसंख्या में सबसे छोटा आपका सिक्किम पड़ता है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपका गोवा है। और गोवा जो है अरब सागर से सटा हुआ राज्य है और काफ़ी छोटा है, यहाँ मांडवी नदी बहती है। और सलीम अली जो पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ है, तो गोवा में ही है। इसकी स्थापना 1988 में 440 एकड़ में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 21 की, सफ़ेद भालू का निवास स्थान कहाँ है। देखिए भारत में सफ़ेद भालू भी देखने को मिलता है, तो ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपका दच्ची ग्राम। दच्ची ग्राम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में सफ़ेद भालू पाया जाता है दोस्तों। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछे गए और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ स्टेट में पूछा जाएगा, SSC में पूछा जाता है, BPSC में पूछा गया है ना। तो सभी रेलवे में पूछा गया है, तो सब एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार SSC में पूछा जाता है। तो जितने भी प्रश्न है ना, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ स्टेट में काम करेगा, अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन आपको काम करेगा, और वहाँ भी आराम से आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 22 कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। देखिए सलीम अली अभी आपको बताए थे, पक्षी अभयारण्य पूछे तो हो जाएगा गोवा, और अगर राष्ट्रीय उद्यान बोले तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी श्रीनगर जिला में पड़ता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और पक्षी बोले तो हो जाएगा गोवा। तो ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप कन्फ्यूजन को दूर कीजिए और याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, भारत में कुल 15 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अभी बताए थे कि भारत में कितना है, टोटल 15 है, और 15 है तो उसमें से कितने को विश्व के जीव मंडल क्षेत्र में शामिल किया गया। भारत का तो 15 है, लेकिन उसमें से कितने को विश्व जीव मंडल क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो वो है 5। यानी 5 को जो दोस्तों ये विश्व के जीव मंडल क्षेत्र में शामिल किया गया है। लेकिन भारत में कितना है टोटल,
15 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24 नंबर की, बिहार किस प्रकार के वनस्पति प्रदेश में आता है। आपको बहुत बार बताए थे वनस्पति के बारे में, जब वनस्पति पढ़ा रहे थे कि हमारा जो बिहार है, यूपी है ना, एमपी है, झारखंड है, महाराष्ट्र है ना, दिल्ली है, ये सब जितने भी राज्य हैं नॉर्थ का खास करके, तो ये है हमारा पतझड़ सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आता है ये, है ना। किसके अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो बिहार किस में आ जाएगा? पतझड़ वन में। पतझड़ वन के बारे में क्या बताए थे कि इसका जो पत्ता होता है, ये जो पौधे होते हैं, ये 1 से 1.5 महीना यानी 1.5 से 2 महीने के लिए अपने पत्ते को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। ठीक है, 1.5 से 2 महीने अपने पत्ते को गिरा देते हैं और फिर नया पत्ता इसमें आता है, इसीलिए इसको कहते हैं पतझड़ वन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 कि हाथी किस वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है। तो हाथी के बारे में बताए थे कि हाथी जो भारत में पाया जाता है दोस्तों, ये खास करके जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, जैसे कि असम में, है ना। और पेरियार के बारे में बताए थे, पेरियार कहाँ है? तो केरल में हाथी पाया जाता है। असम में मानस जो वन्य अभयारण्य है, वहाँ क्या हाथी पाया जाता है। तो ये सदाबहार जंगल में पाया जाता है, यानी उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वहाँ हाथी देखने को मिलता है। तो जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ देखने को मिलेगा। बस चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सबके लिए इतना मेहनत किया जाता है तो आप एक लाइक तो करना बनता है। और अभी तक हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे, आपका तैयारी होते रहे। चलिए 26 नंबर आप जवाब दे। 26 नंबर प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ना। तो वाल्मीकि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बिहार का है। वाल्मीकि कहाँ है? तो बिहार में है। और बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण जिले में है। और पश्चिम चंपारण के भी सबसे उत्तरी भाग में नेपाल से ये सटा हुआ है ना, नेपाल से ये सटा हुआ है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में उत्तरी भाग में नेपाल से सटा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 कि 1 मार्च 2001 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए आपको जितना भी प्रश्न आएगा ये जनगणना से संबंधित आएगा। जनगणना देखिए आपके बुक में दिया गया है 2001 का ही जनगणना दिया गया है, 2011 का जनगणना नहीं दिया गया है। आपका बुक जो है ना बहुत पुराना बुक है, ठीक है, वो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर रहा है। मतलब कि ये 2011 का जनगणना खत्म हो रहा है और अभी तक उसमें 2001 का ही जनगणना दिया है, तो ये काफ़ी पुराना है। लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा, 2001 भी बता दूंगा जो आपको बुक में दिया गया है, 2011 इसके नेक्स्ट वीडियो में, है ना, 2-3 वीडियो लगेगा इसका, तो मैं सारा करवा दूंगा आपको धीरे धीरे करके। एक का भी करवा दूंगा जो बुक में दिया गया है और 11 का भी करवा दूंगा, ताकि आपको दोनों जो भी पूछे आपको एग्जाम में बन जाएगा। चलिए तो आप लोग जवाब दीजिए कि 1 मार्च 2001 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या कितनी थी, क्योंकि आपको बुक में दिया गया तो कहीं पूछ न ले, इसीलिए आपको जानकारी होना जरूरी है। तो 1 मार्च 2001 तक जो भारत की जनसंख्या थी 102.8 करोड़ जनसंख्या थी भारत की दोस्तों। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। और ये विश्व की जनसंख्या का कितना था? तो 16.7% विश्व का जनसंख्या का था। वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? तो 121 करोड़ लगभग, है ना। और ये विश्व की जनसंख्या का कितना है वर्तमान में? तो 17.5, 17.5% है विश्व की जनसंख्या का अभी, लेकिन 2001 में कितना था? 16.7%। अगला प्रश्न है आपका 28 कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। बहुत बार आपको एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको दोनों बातें याद रखना है। जो भारत का क्षेत्रफल है 32.8, शॉर्ट में भी याद रखना है और पूरा भी याद रखिएगा, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मोबाइल नंबर की तरह याद रखें 3287-263, है ना, तो याद हो जाएगा आपको। और इसका जो विश्व के क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है, भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये 2.4% है। कितना है? 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। लेकिन यहाँ जनसंख्या कितना निवास करता है? तो 17.5%, है ना। देखिए तो क्षेत्रफल कितना कम है विश्व के, लेकिन विश्व का जो जनसंख्या हमारे देश में काफ़ी निवास करता है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश का, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले जो भारत में जनगणना हुई थी दोस्तों ये 1872 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में सबसे पहले भारत की जनगणना हुई थी। और
ये जो जनगणना हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी भारत में सबसे पहले जनगणना। ये भी पूछ लिया जाता है और इसमें भी पूछ लिया जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं और क्या बदलाव चाहते हैं इसमें, है ना। चलिए, तो 30 नंबर का आप लोग जवाब दें कि भारत में 10 वर्षीय, है ना, संपूर्ण नियमित जनगणना कब से शुरू की गई? मतलब 10 वर्षीय जो जनगणना कितने दिन पर होता है? 10 साल पे होता है ना। कितने साल पे होता है जनगणना? प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होता है। यानी 2021 में अब जनगणना होगा, 20 में ही स्टार्ट हो जाता है। लास्ट देखिए 20 में स्टार्ट हो जाएगा और 21 में इसका जनगणना होगा 2021 में, क्योंकि ये 10 साल पे 11 में हुआ था, 2011 में जनगणना हुआ था पिछला जनगणना। अब कब होगा? तो 2021 में होगा। तो 10 वर्षीय जो जनगणना है ये नियमित रूप से कब से शुरू हुआ था? 1881 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन उस समय के शासन में था और उन्हीं के शासन काल में भारत में नियमित जनगणना हुआ और उसी समय से प्रत्येक 10 साल पे जनगणना भारत में हो रहा है। यानी 81 में हुआ होगा, 91 में हुआ होगा, है ना, फिर 1 में हुआ होगा, 11 में हुआ, उस प्रकार से हर एक 10 साल पे जनगणना हो रहा है। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है और ये फेसबुक पेज है, यहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। तो इस दोनों को आप ज्वाइन करें और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।